गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल का बिंदु आपने जो देखा उसमें मुख्यतः ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी कारण आदि बातों का हमने अध्ययन किया था। आज आपका बिंदु है महासागरीय जल संचलन। मुख्यतः ये आपके सिलेबस का ही बिंदु है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, मुख्यतः महासागरीय जल संचलन का मतलब होता है महासागर का जो जल है उसका गति करना। देखिए, जो महासागरीय जल है, महासागरीय जल एक तो अपनी भौतिक विशेषता और महासागरीय जल का जो बाह्य बल है ये अपने प्रभाव से, एक तो महासागरीय जल का जो भौतिक विशेषता है वो, और एक बाह्य बल का जो प्रभाव है, इससे महासागरीय जो जल है ये कितनी दिशाओं में, दो दिशाओं में गति करता है। एक दिशा तो होती है महासागरीय जल के गति करने की, कौन सी, क्षैतिज यानी ये, और एक गति होती है कौन सी, ऊर्ध्वाकार यानी ये। समझ गए ना? महासागरीय जल अपने भौतिक व बाह्य बल के प्रभाव के कारण से गति करता है कितनी दिशाओं में, दो दिशाओं में। दो दिशा कौन कौन सी होगी, एक क्षैतिज दिशा और एक ऊर्ध्वाकार दिशा। ठीक है। और महासागरीय जो धाराएं हैं इनमें एक महत्वपूर्ण बात क्या होती है, महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का प्रवाह करते हैं। महासागरीय धाराओं की जो दिशा है वो दिशा एक होती है, जबकि तरंग जो होती है उस तरंग की गति हमेशा क्षैतिज होती है। दोनों बात ध्यान में रहेगी कि महासागरीय जो धाराएं हैं वो तो एक निश्चित दिशा के अंतर्गत अपने जल का गति से प्रवाह करती हैं, और जो तरंगे हैं वो तरंगे अपने जल को किस ओर प्रवाहित करती हैं, हमेशा क्षैतिज दिशा में। देखिए, तरंग क्या है? तरंग का मतलब होता है, आप इस रूप में कह सकते हैं कि तरंग वास्तव में एक ऊर्जा है, जल नहीं। तरंग का मतलब जल से नहीं है, तरंग एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तरंगों में जल के कण छोटे कणों के रूप में, वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। आपने कई बार देखा होगा या कई बार आपने ये महसूस किया होगा, जल भरा हुआ होता है, अपन उसमें पत्थर डालते हैं तो बीच से एक तरंग उठती है, और वो तरंग बहती बहती गोल, और बहती 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 वो किनारों पर जाकर के इस रूप में टकरा कर वापस आती है। वो तरंग है, यानी वृत्ताकार रूप के अंतर्गत क्या करती है, गति करती है। और मुख्यतः वायु से जब तरंगे ऊर्जा प्राप्त करती हैं, हवा के कारण से जब तरंगे ऊर्जा प्राप्त करती हैं तो ये महासागर के अंतर्गत मुख्यतः गति करती हैं और तट रेखा पर युक्त होती है, अंतिम किनारे पर जाकर। कई बार आपने महसूस किया होगा, देखा भी होगा, किया भी होगा, कई बार आपने देखा है अथाह जलराशि आपने देखी होगी। अथाह जलराशि के बीच में से तरंग उठती है वह गोल वृत्ताकार रूप में, और वो जल तरंग के रूप में, ऊर्जा के रूप में बहता बहता जाकर के अंत के जो किनारे होते हैं वहां पर टकरा करके वापस आता है। ये वायु के कारण से ऐसा संभव है। देखिए, मुख्यतः तरंग का जो आकार है, तरंग की जो आकृति है, वह उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। मुख्यतः तरंग कितनी तेज है यह निर्भर करता है मुख्यतः वायु की उच्चता पर। मुख्यतः तरंग की एक विशेषता होती है कि तरंग में जल के नीचे की जो गति होती है वो वृत्ताकार होती है, और मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं जाती हुई तरंग तटरेखा पर जाकर के टकराती है। आगे समझ में, ये तो हो गया इस प्रकार से बहता। अब एक है जल का कौन सा रूप होना, ऊर्ध्वाकार रूप। अब जल का ऊर्ध्वाकार रूप क्या है, इसे अपन ठीक प्रकार से समझें, उसके लिए अपने को क्या जानना होगा, ज्वार-भाटा। आज का अपना बिंदु मुख्यतः यही है, प्रधान बिंदु ज्वार-भाटा का अपन अध्ययन करेंगे। देखिए, ज्वार-भाटा क्या है, कहें किसे। देखिए, चंद्रमा व सूर्य, चंद्रमा और सूर्य, इन दोनों के
किस बल के कारण से? आकर्षण बल के कारण से। चंद्रमा व सूर्य के आकर्षण के कारण से दिन में एक बार या हो सकता है दिन में 2 बार जो सागरीय जो तल है उसका नियतकालिक एक निश्चित समय पर ऊपर उठना और नीचे गिरना वह ज्वार-भाटा कहलाता है। महासागरीय जल का सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण से ऊपर की ओर उठना ज्वार और ऊपर जाने के बाद उस जल का वापस नीचे की ओर आ जाना वो क्या कहलाता है? बाटा। तो ज्वार बाटा किसे कहेंगे? ज्वार बाटे से अभिप्राय क्या हुआ? परिभाषा क्या है? तो चंद्रमा व सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या 2 बार सागरीय तल का नियतकालिक का मतलब होता है निश्चित समय में कोई न कोई एक समय का अंतराल जरूर होता है, निश्चित समय जरूर होता है, ऊपर उठना और गिरना वो क्या कहलाता है? ज्वार बाटा। ये तो हो गई ज्वार बाटे की परिभाषा। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ज्वार बाटा है इसकी उत्पत्ति के जो कारण है, इस ज्वार बाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण क्या है? ज्वार बाटा उत्पन्न क्यों होता है इसके प्रमुख कारण देखते हैं, जिसमें पहला महत्वपूर्ण कारण आता है अपना कौन सा? ग्रेविटेशनल पावर यानी गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार बाटा की उत्पत्ति के कारण अपन देख रहे हैं, जिसमें पहला कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? केवल आप इतना जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल हमारी पृथ्वी के अंतर्गत विद्यमान होता है, यह परिभाषा नहीं हुई। विभिन्न पिंडों के द्वारा वस्तुओं को अपने ओर खींचने की शक्ति, विभिन्न पिंडों द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की जो शक्ति होती है वह शक्ति क्या कहलाती है? गुरुत्वाकर्षण बल। आप इसे क्या कह सकते हैं? अभिकेंद्री बल भी कह सकते हैं। अभिकेंद्री बल का मतलब होता है अपनी ओर खींचना। आ रहा है समझ में? इस बल के कारण से ही, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से ही हमारे ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं उन सभी पिंडों का संतुलन भी बना रहता है। हमारे ब्रह्मांड में विद्यमान सभी पिंडों के संतुलन के पीछे कौन सा कारण प्रमुख है? वह कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। आ रहा है समझ में? सभी पिंड अपनी जगह स्थित है, स्थायी है, कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से। आ रहा है समझ में? अब ये तो हो गई गुरुत्वाकर्षण की बात। तो गुरुत्वाकर्षण का बल आप समझ गए। अब ये नहीं कहोगे आप हमारी पृथ्वी में होता है ये बल ना। परिभाषा क्या है गुरुत्वाकर्षण बल? क्या है? किसे? विभिन्न पिंडों द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की शक्ति गुरुत्वाकर्षण बल या अभिकेंद्री बल कहलाती है। और हमारे ब्रह्मांड में जितने भी पिंड स्थित हैं, जितने भी पिंड स्थायी बने हुए हैं, अपनी जगह स्थित हैं, उनके पीछे प्रधान कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। आ रहा है समझ में? अब गुरुत्वाकर्षण बल की ज्वार बाटा के संबंध में कौन कौन सी विशेषताएं हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से ज्वार बाटा क्यों उत्पन्न होता है? ध्यान दीजिएगा। देखिए नंबर 1, सूर्य और जो चंद्रमा है, सूर्य और जो चंद्रमा है इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव कहां पर पड़ता है? हमारी पृथ्वी पर पड़ता है। पहली बात। अरे समझ, गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब ये नहीं भाई केवल हमारी पृथ्वी में है। मैंने बता दिया खींचने की शक्ति वो गुरुत्वाकर्षण है। तो सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसका प्रभाव हमारी कहां पर पड़ता है? पृथ्वी पर पड़ता है। और हमारी पृथ्वी पर जल राशि भी विद्यमान है और थल राशि भी विद्यमान है। पहले समझ में आ रहा है ना कि भाई जो सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका प्रभाव कहां पड़ा? हमारी पृथ्वी पर। अब हमारी पृथ्वी पर केवल ये तो है नहीं भाई स्थल भाग ही है, हमारी पृथ्वी पर एक तो जल भाग भी है और एक स्थल भाग भी है। आ रहा है समझ में? अब ये जो प्रभाव होता है सूर्य व चंद्रमा का जो आकर्षण बल होता है वह स्थल भाग की तुलना में सर्वाधिक किसको प्रभावित करता है? जलीय भाग को प्रभावित करता है।
आ रहा है समझ में कि जो सूर्य व चंद्रमा का जो ज्वारीय बल है वो जल भाग पर भी पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी पर दोनों है, जल भी है थल भी है। लेकिन एक विशेषता है, विशेषता क्या कि जो जलीय भाग है ये जलीय भाग स्थल भाग की तुलना में अधिक प्रभावित होता है। यानी सूर्य व चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह गुरुत्वाकर्षण बल स्थल भाग की तुलना में किसको अधिक प्रभावित करता है? जलीय भाग को अधिक प्रभावित करता है। यानी खिंचाव किसका अधिक होगा? जिस पर प्रभाव अधिक होगा। प्रभाव थल पर अधिक है या जल पर? जल पर। तो जल का जो खिंचाव होगा वो जल का खिंचाव क्या होगा? अधिक होगा। कोई दिक्कत? तीसरी बात, चंद्रमा के ठीक सामने वाले भाग पर, जो भाग चंद्रमा के बिल्कुल सामने होता है उस भाग पर यह बल अधिक काम करता है और यह भाग चंद्रमा की ओर खींचने लगता है। यानी चंद्रमा के बिल्कुल सामने वाला जो भाग है जलीय भाग, उस भाग पर इस बल का प्रभाव अधिक होता है और इस प्रभाव के कारण से वो भाग चंद्रमा की ओर खींचने लगता है। आ रहा है समझ में? यानी मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि आकर्षण रेखा के समकोणिक भागों की ओर से जल है वो इस ओर जाने लगता है। भाई चंद्रमा के सामने जो जलीय भाग है उस जलीय भाग पर प्रभाव अधिक हुआ तो वो जो जल होगा वो जल किधर जाने लगेगा? चंद्रमा की ओर, ऊपर की ओर जाने लगेगा। आ रहा है समझ में? पृथ्वी आपको ध्यान में है अपने दूरी पर भ्रमण करती है। ध्यान में होगा पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, परिक्रमण और परिभ्रमण। एक तो चारों ओर चक्कर लगाना और एक अपने दूरी पर चक्कर लगाना। समय लगता है 24 घंटे और जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसमें समय लगता है 365 दिन और 6 घंटे, जिसे आप 365 से 1/4 कहते हैं। 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। तो 24 घंटे के अंतर्गत पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। तो मुख्यतः क्रमानुसार जो ज्वार-भाटे की उत्पत्ति है वो होती है। तो एक तो ये हो गया भाई गुरुत्वाकर्षण बल के ये प्रभाव के, इसके कारण से ज्वार-भाटा उत्पन्न होता है। एक दूसरा आता है ज्वार-भाटे की उत्पत्ति के लिए कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल। अब केंद्रीय बल क्या है? देखो, अब केंद्रीय बल विभिन्न पिंडों का वह बल है जिससे कोई वस्तु बाहर की ओर हटने का प्रयास करती है, खींचने का प्रयास करती है, अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल बताएंगे। और कोई वस्तु बाहर की ओर हटने का प्रयास करती है तो वो कौन से बल काम कर रहा है? अपकेंद्रीय बल काम कर रहा है। तो मुख्यतः ज्वार-भाटे की उत्पत्ति में अपकेंद्रीय बल की भूमिका क्या होती है? इसमें देखें, ध्यान दीजिए। पहली बात इसमें यह है कि हमारी जो पृथ्वी है इस पृथ्वी के प्रत्येक भाग के अंतर्गत कौन सा बल पाया जाता है? अपकेंद्रीय बल पाया जाता है। हमारा पृथ्वी का प्रत्येक भाग अपकेंद्रीय बल से प्रभावित है, जिसकी दिशा पृथ्वी के प्रत्येक भाग में एक समान होती है। पहली बात कि हमारे पृथ्वी के प्रत्येक भाग में कौन सा बल पाया जाता है? अपकेंद्रीय बल पाया जाता है और जिसकी दिशा एक समान होती है। कोई दिक्कत? अब दूसरी बात एक और कि हमारी पृथ्वी के प्रत्येक भाग में विद्यमान अपकेंद्रीय बल और चंद्रमा में कौन सा बल है? आकर्षण। ये दोनों बल एक समान होते हैं। एक समान का मतलब क्या है? मुख्यतः इसका मतलब यह है दोनों में आकर्षण क्षमता एक समान है। पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल, या अपन ये कहें कि पृथ्वी में जो प्रत्येक भाग में जो अपकेंद्रीय बल पाया जाता है उसमें और चंद्रमा का आकर्षण, ये दोनों किस रूप में पाए जाते हैं? समान रूप में पाए जाते हैं। आ रहा है समझ में? अब पृथ्वी के विपरीत भाग में आकर्षण शक्ति की अपेक्षा हालांकि समान है, लेकिन पृथ्वी के विपरीत भाग की बात करें तो आकर्षण शक्ति की तुलना में अपकेंद्रीय बल है वो अधिक होता है। इसलिए दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है। दीर्घ ज्वार में अपन देखेंगे ये ज्वार-भाटे के प्रकारों में है। दीर्घ ज्वार की स्थिति बनती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के जो विपरीत भाग है उस विपरीत भाग में आकर्षण शक्ति की तुलना में अपकेंद्रीय बल अधिक पाया जाता है। कुल मिलाकर
आप एक बात कह सकते हैं, साफ का मतलब एक है कि अपकेंद्रीय बल व आकर्षण शक्ति में अंतर होने के कारण से ज्वार की उत्पत्ति होती है। कंप्लीट। ये सारी बातों का केवल एक ही निष्कर्ष है, क्या कि अपकेंद्रीय बल और आकर्षण शक्ति इन दोनों में अंतर पाए जाने के कारण से, क्योंकि पृथ्वी के विपरीत भाग में अपकेंद्रीय बल अधिक होता है, आकर्षण शक्ति कम होती है, दोनों में अंतर हुआ या नहीं हुआ। तो पृथ्वी और चंद्रमा का आकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, इन दोनों के अंतर्गत क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। तो ज्वार भाटे का प्रधान कारण क्या हो गया? अपकेंद्रीय व आकर्षण शक्ति में पाया जाने वाला अंतर वह किसकी उत्पत्ति करता है? ज्वार भाटे की उत्पत्ति करता है। ये ज्वार भाटे की उत्पत्ति। कोई दिक्कत? आगे ध्यान दीजिएगा, ज्वार भाटे के अपने प्रकारों की अपन बात करते हैं। प्रकार किस रूप में? आवृत्ति तथा सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी की स्थिति के आधार पर ज्वार भाटे की स्थिति अपन देखें। देखिए, आवृत्ति के आधार पर सबसे पहले ज्वार भाटे के प्रकार, ज्वार भाटा प्रकार। सबसे पहले किस आधार पर? आवृत्ति के आधार पर ज्वार भाटा कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। दैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार और मिश्रित ज्वार। ज्वार भाटे के प्रकार में सबसे पहले किस आधार पर? आवृत्ति के आधार पर ज्वार भाटा के प्रकार। आवृत्ति के आधार पर ज्वार भाटा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। 3 प्रकार कौन कौन से? दैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार और मिश्रित ज्वार। बिल्कुल सिंपल है। देखिए कैसे। दैनिक ज्वार क्या होता है? इसमें प्रत्येक दिन एक बार उच्च और एक बार निम्न ज्वार आता है, और मुख्यतः ये ज्वार प्रतिदिन 52 मिनट की देरी से चंद्रमा के खिसकाव के कारण से आता है। यानी 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल और 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल, और उच्च व निम्न ज्वार जो आते हैं उनकी ऊंचाई क्या होती है? समान। भाई दैनिक ज्वार प्रत्येक दिन एक बार उच्च ज्वार आना और एक बार निम्न ज्वार आना, वो क्या हो गया? दैनिक ज्वार हो गया। अर्धदैनिक ज्वार, इससे उल्टा कर दो, प्रत्येक स्थान पर एक दिन में 2 बार आने वाला जो ज्वार है वो ज्वार मुख्यतः दैनिक ज्वार भाटे की स्थिति, जिसमें 2 तो लगातार उच्च और 2 निम्न ज्वार आते हैं। अर्धदैनिक हुआ या नहीं हुआ? अर्धदैनिक हुआ या नहीं हुआ? भाई दिन में दैनिक तो हो गया एक बार उच्च और एक बार निम्न ज्वार। अर्धदैनिक क्या हो गया? अर्धदैनिक का मतलब हो गया 2 लगातार उच्च और 2 निम्न ज्वार लगभग एक समान ऊंचाई में आना, वो हो गया अर्धदैनिक ज्वार। और मिश्रित ज्वार क्या होता है? मिश्रित ज्वार में आने वाला जो ज्वार, तो समझ रहे हैं ना आप, जल का ऊपर की ओर जाना और भाटा नीचे की ओर आना। तो मिश्रित ज्वार का मतलब होता है जिसकी ऊंचाई में भिन्नता हो, उसे मिश्रित ज्वार कहा जाता है। कोई दिक्कत? ये हो गए 3 प्रकार के ज्वार। तो आवृत्ति के आधार पर ज्वार भाटा कितने प्रकार का? आवृत्ति के आधार पर ज्वार भाटा 3 प्रकार का हो गया। दैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार और मिश्रित ज्वार। अब आगे ध्यान दीजिएगा, आवृत्ति के बाद में दूसरा है ज्वार भाटा का प्रकार सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी की स्थिति के आधार पर। पहला तो आवृत्ति के आधार पर। आवृत्ति के आधार पर 3 प्रकार होता है आपको, दैनिक, अर्धदैनिक और मिश्रित। और सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी की स्थिति के आधार पर, सापेक्षिक स्थिति के आधार पर ज्वार भाटा होता है कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। 2 प्रकार कौन कौन से? एक तो दीर्घ ज्वार जिसे कहा जाता है क्या? बृहत ज्वार, और दूसरा निम्न ज्वार। अभी आपने दैनिक, अर्धदैनिक और मिश्रित ज्वार पढ़ा तो उसमें आया था ना
दैनिक में एक बार उच्च ज्वार, एक बार निम्न ज्वार आया था, उसमें 2 बार दीर्घ, 2 बार निम्न, इस प्रकार आया था। देखते हैं हम दीर्घ ज्वार के बारे में। सबसे पहले देखिए, जो दीर्घ ज्वार है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, दीर्घ ज्वार है वो एक तो आता है कब, अमावस्या के दिन, और एक आता है कब, पूर्णिमा के दिन। अरे समझ, यानी क्यों भाई, एक सीधी सी बात है, देखो ज्वार का आता क्यों है, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये तीनों किस रूप में हो जाते हैं, एक सरल रेखा के रूप में होते हैं, बिल्कुल सिद्ध में। सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी जब तीनों एक सिद्ध में होते हैं तो इस प्रकार की स्थिति बनती है, यानी स्वाग्रीय भाग पर जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव है ये अधिक पड़ता है, इसलिए स्वाग्रीय भाग में अधिक ऊपर की ओर उठने की प्रवृत्ति है, वो इस समय ज्यादा पाया जाता है। महीने में ऐसा 2 बार होता है, अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन। अब देखो अमावस्या के दिन तो क्या होता है, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ध्यान दीजिए, अमावस्या के दिन पृथ्वी, चंद्रमा व सूर्य एक क्रम में होते हैं, अर्थात चंद्रमा व सूर्य की स्थिति पृथ्वी के एक ओर होती है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के एक ओर चंद्रमा और सूर्य की स्थिति हो गई। अब देखो इस प्रकार की स्थिति पृथ्वी के एक ओर चंद्रमा और सूर्य हो, इसे कहा जाता है क्या, युति। क्या कहा जाता है, युति। युति किसे कहते हैं, जब युति किसे कहेंगे, जब अमावस्या के दिन पृथ्वी, चंद्रमा व सूर्य एक क्रम में होते हैं, अर्थात चंद्रमा व सूर्य की स्थिति पृथ्वी के एक ओर हो तो उसे युति कहा जाता है। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों का जो आकर्षण प्रभाव आप बोर्ड पर देख रहे हैं ये अधिक है, इसलिए उच्च ज्वार का अनुभव होता है। उच्च ज्वार क्या, सामान्य जो ज्वार आता है, सामान्य जो जल ऊपर की ओर जाता है उससे 20% जल अधिक ऊपर की ओर जाए उसे कहा जाता है उच्च ज्वार। आ रहे समझ में। और इस प्रकार से ये दीर्घ ज्वार की स्थिति बनती है। अब ये तो हो गया कौन सा, अमावस्या के दिन तो ये स्थिति बनती है कि पृथ्वी के एक ओर चंद्रमा और सूर्य। दूसरी स्थिति पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन क्या होता है, पूर्णिमा के दिन जो पृथ्वी की स्थिति है वो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में होती, सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है, यानी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा। आ रहे समझ में कि पूर्णिमा के दिन पृथ्वी की स्थिति बीच में, अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ओर होते हैं, और पूर्णिमा के दिन जो पृथ्वी होती है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, और इसे कहा जाता है क्या, वियुति। तो युति और वियुति समझ गए ना। जब सूर्य व चंद्रमा के पृथ्वी का एक ओर होना यानी अमावस्या के दिन की स्थिति युति, और वियुति जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है उसे पूर्णिमा के दिन, उसे क्या कहा जाता है, वियुति कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, देखो चंद्रमा की ओर वाला जो स्थान होता है वो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, सूर्य की ओर जो होता है वो सूर्य की आकर्षण की शक्ति के कारण, और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है इसके कारण से जो स्थिति बनती है वो बृहत ज्वार की बनती है। तो ये हो गई दीर्घ ज्वार की स्थिति, बिल्कुल सिंपल है। दीर्घ ज्वार कब आता है, अमावस्या व पूर्णिमा के दिन। अमावस्या के दिन क्या होता है, अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा हमारी पृथ्वी के एक ओर होते हैं, और पूर्णिमा के दिन क्या होता है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है। अमावस्या के दिन जो सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ओर होते हैं उस स्थिति को युति, और पूर्णिमा के दिन पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होते हैं उसे वियुति। स्थिति कब बनती है, जब ये तीनों सरल रेखा के रूप में होंगे, बिल्कुल एक स्थिति में होंगे, तब इस प्रकार की स्थिति बनती है। ये हो गया कौन सा ज्वार, दीर्घ ज्वार। दूसरा है अपना फिर दूसरी स्थिति है कौन सी, निम्न ज्वार की स्थिति।
तो निम्न ज्वार की स्थिति में क्या होता है, निम्न ज्वार हमेशा एक महीने के दो पक्ष, एक तो होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। दो पक्ष होते हैं ना, प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या और प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा। तो एक महीने के दोनों पक्षों की, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की, सप्तमी और अष्टमी, प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की सप्तमी और जो अष्टमी है, इस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों समकोणिक स्थिति में होते हैं। तीनों समकोणिक स्थिति में कैसे, जैसे ये पृथ्वी है, ये सूर्य है और ये चंद्रमा है। कैसी स्थिति हो गई, समकोणिक स्थिति हुई या नहीं हुई। ये कब बनती है ऐसी स्थिति, ये प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को, यानी सूर्य व चंद्रमा के जो ज्वर उत्पन्न करने वाला, ज्वार उत्पन्न करने वाला जो बल है वो एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। भाई सूर्य का जो बल है वो पृथ्वी के जलीय भाग को इधर खींच रहा है ना, और चंद्रमा का जो बल है वो पृथ्वी के जलीय भाग को ऊपर की ओर खींच रहे हैं। दोनों अलग अलग दिशा में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से जो ज्वार आता है वो सामान्य से भी, क्योंकि दोनों बल विभाजित हो गए, एक शिफ्ट में होंगे तो एक तरफ बल लगेगा। अब चंद्रमा उधर ले जाना चाह रहा है, सूर्य इधर ले जाना चाह रहा है, इसलिए जो जल का जो ऊपर की ओर जाना हुआ वो कम हुआ। सामान्य ज्वार से जब 20% ज्वार की ऊंचाई कम होती है तो उसे क्या कहा जाता है, निम्न ज्वार कहा जाता है। अरे समझ में, इस समय ज्वार तथा बाठे के जो जल की ऊंचाई में जो अंतर होता है वह बहुत कम होता है। ये हो गया अपने ज्वार बाठा। कोई दिक्कत। ज्वार बाठा के महत्व की बात करें तो बिल्कुल सिंपल है। देखो, जब ज्वार बाठा आता है तो जल नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो जो मछुआरे हैं उन मछुआरों के लिए ज्वार बाठा एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है। सारी मछलियां ऊपर की ओर आ जाती हैं ज्वार के समय। जब जल ऊपर की ओर जाता है तो मछलियां ऊपर की ओर आ जाती हैं, इसलिए मछलियां पकड़ने में आसानी होती है। दूसरा, जो भी ये जो महासागरीय जल है या जो नदियां हैं, बंदरगाह है, इनके समीप जो भी तलछट होता है, तलछट का मतलब होता है कचरा, कूड़ा करकट, ये साफ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो ज्वार आता है, ज्वार के कारण जो जल है वो जल बाहर की ओर प्रसारित होता है। ठीक है, वर्तमान के अंतर्गत विद्युत उत्पादन वगैरह का कार्य भी ये है जो ज्वार भाटे से किया जाने लगा है। तो अनेक प्रकार का ऐसा महत्व है जो ज्वार भाटे से होता है। कोई दिक्कत। ये आज का बिंदु ज्वार भाटा कंप्लीट। ठीक है, जो वीडियो आपको भेजे जा रहे हैं उनमें होमवर्क है, वो होमवर्क आप साथ साथ करते जाए बुक की सहायता लेकर के। ठीक है, जो टॉपिक समझ में नहीं आए, आपके पास डाउट का ऑप्शन है, आप उसमें लिख सकते हैं, दोबारा बता दिया जाएगा। ठीक है, होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। इसी महीने में आपकी होमवर्क की कॉपी ऑनलाइन चेक की जाएगी। तो ये विषय ध्यान रखें, प्रत्येक बच्चे का होमवर्क कंप्लीट हो। जो वीडियो भेजे जा रहे हैं आप उनके अनुसार, या ज्यादा भी नहीं तो अपने बुक के जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं लेसन के पीछे वो आप कंप्लीट कर लें, या नोट्स वगैरह जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो नोट्स आप बना लें। जैसा भी आप चाहिए होमवर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए। धन्यवाद, आज इतना ही शेष कर।